हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्लास 10th का बायोलॉजी के बारे में। ठीक है ना। पहला चैप्टर है जयप्रकॉम के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आए। ठीक है ना। तो चलिए जयप्रकॉम के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जयप्रकॉम क्या होता है आप लोग देख सकते हैं। वे सभी प्रकॉम जो संयुक्त रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जयप्रकॉम कहलाता है। ठीक है। अनुरक्षण मीन्स क्या होता है? मरम्मत करना, मेंटेनेंस करना। ठीक है ना। यानी मेंटेनेंस का कार्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जयप्रकॉम बोलते हैं। ठीक है। जयप्रकॉम में कौन कौन से भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। एक होता है पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा वहन, चौथा उत्सर्जन। ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग पूर्ण रूप से जानेंगे ये सब क्या है। ठीक है। जानेंगे पोषण के बारे में। ठीक है ना। पोषण क्या होता है? भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। कहने का मतलब जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं, खाते हैं, और जो भोजन अवशोषण होता है, जो पच जाता है, और शरीर द्वारा अनुरक्षण यानी मरम्मत के लिए उसका जो उपयोग होता है, या मेंटेनेंस के लिए जो उपयोग होता है, पोषण कहलाता है। अब हम लोग जानेंगे पोषण के आधार पर जीवों को समूहों में बांटा जा सकता है। कितने समूह में बांटा जा सकता है? 2 समूहों में बांटा जा सकता है। पोषण 2 प्रकार का होता है। एक स्वपोषी होता है, एक विषमपोषी या परपोषी होता है। ठीक है ना। परपोषी को ही विषमपोषी बोला जाता है। चलिए हम लोग स्वपोषी के बारे में जान लेते हैं। स्वपोषी क्या होता है? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे। विषमपोषी या परपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है ना। यानी डिपेंडेंट रहते हैं। जो कौन कौन है? मानव और अन्य जीव। ये क्या होता है? विषमपोषी होते हैं यानी परपोषी होते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं स्वपोषी पोषण। ये क्या होता है? स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं होता है। यानी स्वपोषी का होता है अपना भोजन जो है ना स्वयं बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन, खनिज लवण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, उसी को ना स्वपोषी बोला जाता है। अब हम लोग जानेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। ठीक है ना। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित के रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, जैसे 6CO2 + 12H2O। क्लोरोफिल प्लस सूर्य का प्रकाश यानी C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। अब हम लोग जानेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, स्थलीय पौधे से वायुमंडल से प्राप्त करते हैं जल। स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। तीसरा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। अब हम लोग जान लेंगे रंध्र, एस्टोमेटा। पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, सूक्ष्म छिद्र मतलब छोटा छिद्र जिसको बोलते हैं, उन्हें रंध्र कहते हैं। ठीक है ना। कभी कभी पत्तियां में आप लोग देख सकते हैं, पत्ती में होल जैसा रहता है, छिद्र रहता है। ठीक है ना। उसके क्या बोलते हैं? रंध्र यानी एस्टोमेटा, इंग्लिश में एस्टोमेटा बोलते हैं। ठीक। रंध्र के प्रमुख कार्य, ये उसका कार्य क्या होता है? होल तो रहता है लेकिन इसका कार्य क्या रहता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। जो गैस आदान प्रदान होता है ना, जैसे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, और जो हम लोग छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो पेड़ पौधा ग्रहण करते हैं। ठीक। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल यानी जल वाष्प के रूप में रंध्र द्वारा निकल जाता है। ये रंध्र होल रहता है ना, उसके द्वारा ये निकल जाता है जल। ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सहायक कोशिका। इसको क्या बोलते हैं? अधिचर्म कोशिका। इसको क्या बोलते हैं? ये छोटे छोटे होल है द्वार कोशिका। इसको क्या बोलते हैं? इसको रंध्र छिद्र बोलते हैं। ठीक है ना। रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय औजन के लिए खुलते बंद होते हैं। खुलता भी है और बंद भी हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे विषमपोषी पोषण, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब विषमपोषी को 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है। प्राणी संपोषण और मृत जीव पोषण और परजीवी पोषण। ठीक है। जिसको बोलते हैं हेलोजोइक, मृत जीवों को बोलते हैं सेप्रोफाइटिक,
और परजीवी को बोलते हैं पैरासाइटिक। प्राणी संपोषण क्या होता है? इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। जो हम लोग भोजन बनाते हैं और ग्रहण करते हैं, मतलब खाते हैं, उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। शरीर के अंदर जैसे कौन कौन होते हैं? जैसे मानव हो गया, अमीबा। मृत जीव पोषण ये क्या होता है? मृत जीव अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। सड़े गले जो फफूंदी, कॉक होते हैं। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। कौन कौन होते हैं? अमीबा, जू, पिता, कृमि, ये सब क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण कैसे होता है? अमीबा के भी क्रिया देख लेते हैं। भोजन को अपने पदार्थ की सहायता से घेर लेता है। जैसे आप लोग देख सकते हो, ये घेरा हुआ है कि नहीं, यानी केंद्रक होता है और खाद्य कण होता है। ठीक है। दूसरा में यहाँ पे खाद्य रितिका, यहाँ खाद्य रितिका में पहुँचता है, यानी डायरेक्ट अब इसमें आ जाता है। इसमें पदार्थ और कुटपाद होते हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। खाद्य रितिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है, तो ये आपका आ जाता है यहाँ पर, जैसे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना। बचा हुआ अपच कोशिका की सतह की ओर गति करता है। ये जो अमीबा रहता है ये वाला, ये दूसरा में ट्रांसफ़र कर देता है अमीबा पोषण में। ठीक है ना। जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। अब हम लोग जो खाते हैं, जो भोजन पच जाता है, वो डायरेक्ट नीचे आ जाता है, उसके बाद निकल जाता है। ठीक है ना। हम लोग देख लेते हैं पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है। ठीक है। पैरामीशियम कहाँ जाता है? पक्षियाब में जाता है। उसके बाद भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। ठीक। अब मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण कैसे होता है, तो इसको भी देख लेते हैं। 5 भागों में होता है। ठीक है। अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, संवांगीकरण, बहिक्षेपण। ठीक है। 5 तरीकों से होता है। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुद्दा तक विस्तारित एक लंबी नली है। इसमें क्या क्या होता है? पहले तो मुंह में जाता है, भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। फिर दांत में जाता है, तो दांत का क्या काम है? भोजन को चबाना। दांत से ना भोजन को हम लोग चबाते हैं। जीहवा यानी जीभ का जो काम क्या है, उसका काम क्या है? भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिलाना, यानी लार के साथ मिला देता है। लार ग्रंथि में क्या होता है? लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को लार रस या लार कहते हैं। भोजन ग्रसिका क्या होता है? तो मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका की कर्माकुंचक गति यानी पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? ग्रसिका की मांसपेशियों का संकुचन या शिथिलन होता है इसमें। ठीक है ना। चित्र के साथ, इमेज के साथ हम लोग अब समझेंगे। मुंह यानी मुंह गुहा, उसके बाद जीभ, उसके बाद ग्रसिका, उसके बाद क्या होता है? पित्ताशय। ठीक है। उसके बाद पित्त का भंडारण, उसके बाद आमाशय, फिर क्या होता है? पित्त नली, उसके बाद यकृत, यहाँ पे यकृत है। ठीक है। अग्नाशय, इसको अग्नाशय बोलते हैं। ठीक है ना। परिशिका, इसको परिशिका बोलते हैं। ठीक है ना। ये क्या होता है? क्षुद्रांत होता है। ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं? क्षुद्रांत। इसको, ये क्षुद्रांत से जो घिरा है उसको क्या बोलते हैं? बृहदांत यानी कोलॉन बोलते हैं। ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं? गुदा द्वार बोलते हैं। भोजन जो हम लोग खाते हैं तो किस तरह पचाते हैं? ये सब क्रियाओं के द्वारा भोजन पचता है। आमाशय का काम क्या होता है? जठर ग्रंथि। ये 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सलेस्मा। पेप्सिन में क्या होता है? पाचन एंजाइम यानी प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या होता है? अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो कि पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। ठीक है ना। सलेस्मा क्या होता है? आमाशय के आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। क्षुद्रांत ये क्या होता है? आंतरस होता है। इसमें 3 प्रकार का कार्य होता है। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट का, वसा का और प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट में कैसा होता है? ग्लूकोज होता है। और वसा में वसा अम्ल ग्लिसरॉल। ठीक है। उसके बाद अमीनो अम्ल होता है। कार्य क्या है? यकृत तथा अग्नाशय श्रावण प्राप्त करती है। ठीक है। यकृत का पित्तरस में जाता है, फिर पित्तलौण में जाता है, अग्नाशय अग्न्याशिक रस में जाता है। अग्नाशिक जो रस रहता है 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी
एमिलेस एंजाइम में और ट्रिप्सिन एंजाइम में और लाइपेज एंजाइम में, 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। प्रोटीन ट्रिप्सिन पेप्टोन्स में होता है और वसा लाइपेज वसा अम्ल में, स्टार्च एमिलेस ग्लूकोज में, दार्थ रोग ये क्या होता है अवशोषण का सतही, इसमें क्या होता है छत पर बढ़ा देते हैं। ठीक है बच्चों। बृहद्रांत ये क्या होता है जल का अवशोषण वर्ज्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। अब हम लोग देखेंगे श्वसन, ठीक है ना, क्या कार्य क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, विखंडन मतलब छितरा जाना, अलग अलग भागों में बंट जाना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे विभिन्न परतों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, यानी कैसे कहते हैं विखंडन होता है। ठीक है, ग्लूकोज यानी C6H12O6, ठीक है 6C कोशिका द्रव में, ये क्या होता है पायरुवेट प्लस ऊर्जा, ये 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, दूसरा होता है ऑक्सीजन के अभाव, तीसरा होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं इथेन प्लस कार्बोहाइड्रोक्साइड प्लस ऊर्जा जैसे ईस्ट किण्वन। ठीक है, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इनका भी 2 भाग है, कौन कौन है देख लेते हैं, वायवीय श्वसन और दूसरे अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन होता है, श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, ग्लूकोज का अपूर्ण उपचयन होता है जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। कोशिका द्रव व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसमें क्या होता है यह केवल कोशिका द्रव में होता है। अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसमें क्या होता है कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसमें 36 ATP होता है, इसमें 2 ATP होता है। उदाहरण में मानव, इसमें क्या होता है ईस्ट होता है। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं मानव श्वसन तंत्र। इसमें श्वसन तंत्र कैसे कैसे होता है। ठीक है, पहले जाता है नासाद्वार में, उसके बाद ग्रसनी में, उसके बाद कंठ में, उसके बाद श्वसन नली में, उसके बाद श्वसनी में, उसके बाद श्वसनिका में, उसके बाद फुफ्फुस यानी फेफड़ा में, कुपिका कोश में, उसके बाद रुधिरहिकाएं में। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं ये नासाद्वार, इसको नासाद्वार बोलते हैं, इसको मुख गुहा बोलते हैं, इसको ग्रसनी यह वाला ग्रसनी बोलते हैं, इसको श्वसन नली बोलते हैं, इसको उपास्थि वल्ले बोलते हैं, जैसे आप लोग देख सकते उपास्थि, इसको कंठ बोलते हैं, कंठ ये वाला जो है ना इसी को कंठ बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं कुपिका, इसको कुपिका बोलते हैं। श्वसन श्वसनिकाएं श्वसनी बोलते हैं, इसको फुफ्फुस यानी फेफड़ा, जो ना फेफड़ा बोला जाला उसी को क्या बोलते हैं फुफ्फुस बोला जाता है। ठीक है ना, ये पसलियाँ, ये पसली यानी रीढ़ जो फेफड़ा का हड्डी रहता है ना उसको क्या बोलते हैं पसलियाँ, पसलियाँ। ठीक है, आप देखते हैं ये श्वसनिका, इसको क्या बोलते हैं श्वसनिका, इसको श्वसनिका बोलते हैं। कुपिका, इसको क्या बोलते हैं कुपिका बोलते हैं। इसको डायफ्राम मध्यपट पेट जिसको बोला जाता है। मानव श्वसन क्रिया, मानव का श्वसन क्रिया कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। मानव श्वसन क्रिया 2 भागों में होता है, अंतःश्वसन और उच्छ्वसन। अंतःश्वसन के दौरान वह फैलती है, इसमें कहते हैं वृश्चिक वह अपने फूल आकार में वापस आ जाते हैं, यानी सिकुड़न होता है, ऊपर जाता है नीचे जाता है। और दूसरा में क्या होता है पसलियों से संलग्न पेशियाँ सिकुड़ती है, इसमें पसलियों की पेशियाँ शिथिल हो जाती हैं यानी अस्थिर हो जाती है, स्टॉप हो जाती है कहने का मतलब। इसमें क्या होता है वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है, इसमें क्या होता है वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाती है। गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ा में भरती है। इसमें क्या होता है गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर हो जाती है। अंतःश्वसन, सांस द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना। उच्छ्वसन, ये क्या होता है फेफड़ों से वायु या गैसों को बाहर निकालना। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग
करते हैं। ठीक है, रक्त व ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान यानी लेन देन। कूपिका रक्त व ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान यानी लेन देन जिसको बोलते हैं। वह यानी CO2 से समृद्ध कूपिका यानी रक्त वाहिका में जाता है, उसके बाद CO2 RBC में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर HbO2 बनाती है। उसके बाद ये कहाँ चला जाता है, धमनी में चला जाता है, O2 ऊतकों में वह पहुँचती है। उसके बाद ये क्या करता है, ऊतक में चला जाता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। उसके बाद क्या होता है, ऊतक में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाद होता है। ठीक है, CO2 का रक्त में विसरण होता है, मैंने फैलता है यानी CO2 ऊतकों में, फिर CO2 रक्त वाहिका में, फिर CO2 का रक्त में विसरण होता है। रक्त वाहिका द्वारा कूपिका में विसरण ये जाता है, CO2 का कूपिका कोश में विसरण होता है। उसके बाद CO2 का मोचन से बाहर आ जाता है। संवहन तंत्र किसे कहते हैं, मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य आवश्यक पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र, आपूर्ति जो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। ठीक है, उसको संवहन तंत्र कहते हैं। मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार हैं। मुख्य अवयव कौन कौन से हैं, हृदय है, रक्त नलिकाएं यानी धमनी और शिरा जिसको बोलते हैं, वहन माध्यम। अब हम लोग जानेंगे रक्त। ठीक है, रक्त में 2 पार्ट है। ठीक है, कौन कौन, एक ठोस अवयव और एक द्रव्य अवयव। इसमें रुधिर कणिकाएं होता है, इसमें प्लाज्मा होता है। ठीक है, यानी पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। ठीक है, प्लाज्मा जिसमें 90% जल होता है तथा शेष अवयव जैविक यानी प्लाज्मा प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और अजैविक यानी खनिज तत्व। ये रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार का होता है। कौन कौन, एक लाल रक्त, दूसरा श्वेत रक्त, एक होता है रक्त। ठीक है, इसमें कैसे कैसे होता है, लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा श्वेत रक्त कणिकाएं, तीसरा रक्त प्लेटलेट। हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा ना, जो हम लोग का जो ब्लड है वो लाल नहीं हो पाएगा। हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग रहता है, लाल होता है। ठीक है, रक्त वाहिका ये क्या होता है, ये भी 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक होता है धमनी, दूसरा होता है शिरा। इसमें क्या क्या होता है, ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाती है। अपवाद में फुफ्फुस धमनी होता है। शिराएं विभिन्न अंगों से ऑक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती है। अपवाद फुफ्फुस शिरा। धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीली होती है, शिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। वल्व नहीं होते, जबकि शिरा में वल्व होते हैं। ये सतही नहीं होती, ऊतकों के नीचे पाई जाती है यानी डीप सीटेड में सतही होती है, सुपरफिशियल होता है। फुफ्फुसीय धमनी विऑक्सीजनकृत रुधिर होते हैं। इसमें फुफ्फुसीय शिरा विऑक्सीजनीकृत रुधिर होते हैं। ठीक है, इसमें दाहिनी अलिंदा और बाई अलिंद होता है। इसमें दाया नीले होता है, इसमें बाया नीले होता है। विऑक्सीजनीकृत रुधिर होता है। ये प्रमुख धमनी महाधमनी होता है, विऑक्सीजनीकृत रुधिर होते हैं। ठीक के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। मानव हृदय एक पंप की तरह होता है, जो सारे शरीर में रुधिर जो रहता है एक पंप की तरह रहता है, जो पंचचरण बोले तो रुधिर बोले तो रक्त होता है जिसको ब्लड बोलते हैं, ब्लड रहता है वो पूरा शरीर में परिसंचरण यानी सर्कुलेट होते रहता है, कहने का मतलब। ठीक है ना। अलिंद की अपेक्षा नीले की पेशीय भित्ति मोटी होती है, क्योंकि नीले को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है। एक इमेज के द्वारा हम लोग समझेंगे। महाधमनी को फुफ्फुस धमनी बोलते हैं। ठीक है ना, इसे फुफ्फुस शिराएं बोलते हैं। ठीक है, इसको वाया अलिंद बोलते हैं, इसको वाया नीले बोलते हैं। ठीक है ना, आप लोग देख सकते हैं। इसको शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा। ठीक है, दाया अलिंद, इसको दाया अलिंद बोलते हैं, इसको बाया अलिंद बोलते हैं, जैसे आप लोग देख सकते हो। ठीक है ना, ये विभाजिका होता है, ये वाला इसी को विभाजिका बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हृदय में उपस्थित बल रुधिर प्रवाह को उल्टी दिशा में रुकना सुनिश्चित करता है। ठीक है, वाले रुधिर का क्या काम है, ये जो ब्लड सर्कुलेट होता है ना उसको उल्टा जाने में रोकता है। लसिका का कार्य क्या है, एक तरल उत्तक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन इसमें मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका वहन में सहायक करता है। पादमों में परिवहन। ठीक है, ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। ठीक है, जाइलम पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। जड़ व मृदा के मध्य आयन सांद्रण में अंतर के चलते
जल मेदा से जड़ों में प्रवेश कर जाता है तथा इसी के साथ एक जल स्तंभ निर्माण हो जाता है जो कि जल को लगातार ऊपर की ओर धकेलता है। यही दाब जल को ऊंचे वृक्ष के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जल का पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में वातावरण के लीन हो जाता है। यह प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। जल खनिज लवण को खींचता है अपने तरफ, अब पूरे पौधे का पार्ट रहता है उसको सब अंग में भेजता है। भेजने का कार्य यह प्रक्रम वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इस प्रक्रम द्वारा पौधों को निम्न रूप से सहायता मिलती है। जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा विलेय खनिज लवणों के उपरिमुख ही गति सहायक है। ठीक है, पौधों में ताप नियमन में ही सहायक है। भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण यानी पौधों में कैसे होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है जो कि फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। दूसरा, स्थानांतरण पत्तियों से पौधों के शेष भागों में अपरिमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। ठीक है। तीसरा क्या होता है, फ्लोएम द्वारा स्थानांतरण ऊर्जा के प्रयोग से पूरा होता है। अतः सुक्रोज फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा से परासरण बल द्वारा स्थानांतरित होता है। अब हम लोग देख लेते हैं मानव में उत्सर्जन। मानव में उत्सर्जन कैसे होता है, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में जनित कारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है। निष्कासन मतलब निकालना, उत्सर्जन कहलाता है। एक कोशिकीय जीव एक विशिष्ट पदार्थों को शरीर की सतह से जल में विकसित कर देते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग निम्न प्रकार: एक जोड़ा वृक्क यानी किडनी जिसको बोलते हैं। दूसरा, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी उरेटर बोलते हैं जिसको। एक मूत्राशय ब्लैडर जिसको बोलते हैं। एक मूत्र मार्ग यूरेथेरा जिसको बोलते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ इमेज के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं। वायु वृक्क धमनी बोलते हैं इसको, वायवृक्क बोलते हैं इसको, वायु वृक्क शिरा बोलते हैं, महाधमनी इसको बोलते हैं, और वायु मूत्र वाहिनी इसको बोलते हैं, महाशिरा इसको महाशिरा बोलते हैं। मूत्राशय को बोलते हैं मूत्राशय। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में एकत्रित होता है। ठीक है। मूत्र बनाने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य यानी हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर करना है। वृक्क में मूत्र का निर्माण का प्रक्रिया कैसे बनता है मूत्र। वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई वृक्काणु यानी नेफ्रॉन कहलाती है। वृक्काणु के मुख्य भाग इस प्रकार है। कौन कौन है मुख्य भाग? 4 भाग है। कौन कौन? कोशिका कुछ, यह पतली भीति वाला रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। मन संपुट, नलिकाकार भाग, संग्राहक वाहिनी। वृक्क में उत्सर्जन की क्रिया विधि कैसे क्रिया होता है कहने का मतलब, कोशिका का गुच्छ, इसको कोशिका का गुच्छ बोलते हैं। मन संपुट, इसको वृक्क धमनी बोलते हैं, इसको धमनी की शाखा या वृक्क शिरा की शाखा, इसको वृक्क शिरा की शाखा बोलते हैं। इसको बोलते हैं विकाणु का नलिकाकार भाग इसको। ठीक है, इसको संग्राहक वाहिनी बोलते हैं, इसको संग्राहक वाहिनी बोलते हैं। गुच्छ निस्यंदन, जब वृक्क धमनी की शाखा वृक्काणु में प्रवेश करती है तब जल, लवण, ग्लूकोज, अमीनो अम्ल व अन्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कोशिका गुच्छ में से छनकर संपुट में आ जाते हैं। ऋणात्मक पूर्ण, यह क्या होता है, अवशोषण वृक्काणु के नलिकाकार भाग में शरीर के लिए उपयोगी पदार्थों जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण व जल का पुनः अवशोषण होता है। नलिका श्रावण। ठीक है, यूरिया अतिरिक्त जल व लवण जैसे उत्सर्जित पदार्थ है वृक्काणु के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे में रह जाते हैं। वह मूत्र का निर्माण करते हैं। वहाँ से मूत्र संग्राहक वाहिनी व मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है तथा मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। कृत्रिम वृक्क यानी आर्टिफिशियल किडनी, यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर में से कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन होता है यानी निकलता है। ठीक है, प्रायः स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है जिसमें से उत्सर्जित मूत्र का आयतन 1.2 लीटर है। शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं में पुनः अवशोषित हो जाता है। तब उत्सर्जन
वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा पादप अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। बहुत से पादप अवशिष्ट पदार्थ कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। अन्य अवशिष्ट पदार्थ रेजिन तथा गोंद के रूप में पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप कुछ अवशिष्ट पदार्थ को अपने आसपास मृदा में उत्सर्जित करते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।